करें इसमें सेकंड अनसोल्ड सम। पहली एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओपनिंग एंट्री हम कर चुके हैं। दूसरी एंट्री मैंने करवा दी थी। अब उसके बाद हम थर्ड एंट्री करने जा रहे हैं। थर्ड एंट्री हमारी है 3 अप्रैल 2000 कर लेते हैं एक बार दोबारा से 2012 को। जिनकी होगी अच्छी बात है, जिनकी नहीं हुई वो कर लेंगे। रिसीव्ड ए ड्राफ्ट फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। हमने एक ड्राफ्ट रिसीव किया और डिपॉजिट करवा दिया सेम डे बैंक में। तो कल मैंने आपको बताया था अगर सेम ही डे डिपॉजिट हो जाए तो हम एंट्री किससे करेंगे? बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अब मोहन देखो कौन है, हमारा क्या था, डेटर्स था। मोहन एक डेटर्स था जिससे हमें 10,000 रुपये लेने थे और उससे डीडी हमें रिसीव हुआ है या ड्राफ्ट हमें रिसीव हुआ है 9,750 रुपीज़ का। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितने जमा हुए? 9,750 रुपीज़। तो बैंक गुड्स परचेज किया सुरेश से, परचेज के लिए एंट्री हम करेंगे 4 अप्रैल को। गुड्स परचेज की और इसे चेक से पेमेंट दी हमने। अच्छा 5 है, डेट 5 है, कोई बात नहीं। 8,000 की गुड्स थी, हमने 20% रेट डिस्काउंट पे परचेज किया। तो एंट्री हम क्या करेंगे, एक तो परचेज और दूसरा अकाउंट बैंक, क्योंकि बैंक से पेमेंट जा रही है। परचेज अकाउंट क्या होगा? डेबिट। किस लिए? एक्सपेंसेस है, इसीलिए। कितना? 8,000 का 20% निकालेंगे, 1,600 लेस कर देंगे, ये रह जाएगा आपका 6,400। 6,400 की आपने परचेजिंग की है। टू आप क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट 6,400। ये आपकी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। उससे नेक्स्ट 8th को सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड रिसीव्ड ए चेक। हमने गुड्स सेल की है और चेक रिसीव किया है। और उसके बाद ही अगली ट्रांजैक्शन में क्या कह दिया जाता है? डिपॉजिटेड द अबोव चेक इनटू बैंक। तो हमें सेपरेट एंट्री करनी है। तो सबसे पहले हम 8 के लिए 8 अप्रैल को जो ट्रांजैक्शन हुई उसको रिकॉर्ड करते हैं। हमने गुड्स सेल की है। गुड्स जब सेल करेंगे, सेल हमारी नॉमिनल लेजर का अकाउंट है तो क्रेडिट होगा, इनकम जनरेट कर रही है। हमारे पास आ क्या रहा है? चेक। क्या लिखेंगे? चेक इन हैंड, अकाउंट डेबिट। कितने की सेल की हमने? 25,000 टू सेल्स अकाउंट। यहां तक कोई प्रॉब्लम? 25,000। अब यही सेम चेक 10 अप्रैल को हमने डिपॉजिट करवाया बैंक में। अगर हमें ये नहीं दिया होता ना कि ये हमने कब डिपॉजिट करवाया, तो इसी दिन हम मानते कि इसी दिन डिपॉजिट करवाइए, तो हम यहाँ पर एंट्री करते बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हमें चेक इन हैंड लिखने की आवश्यकता नहीं थी अगर हमें इसके बारे में फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। तो अब हमें दे दिया कि ये चेक 10 अप्रैल को डिपॉजिट करवाया जाता है बैंक में। तो जब डिपॉजिट करवाएंगे, बैंक चेक लेने वाला है और देने वाला हम दे क्या रहे हैं? चेक दे रहे हैं। बैंक पर्सनल अकाउंट है, बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 टू चेक इन हैंड 25,000। यहां तक किसी को कोई परेशानी, दिक्कत हो, कोई समझ में ना आया हो? नेक्स्ट 12 अप्रैल को नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी हुई है। सोहन डिपॉजिटेड इन आवर बैंक। हमारे बैंक में सोहन ने 4,000 रुपये जमा करवाए। सोहन देखो कौन था? हमारा डेटर था। तो हमें पेमेंट रिसीव हो रही है, बैंक को रिसीव हो रही है डायरेक्टली। बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। कितने से? 4,000 से। टू क्या करें? सोहन अकाउंट। सोहन ने हमें दे दिए 4,000। 8,000 अभी भी बकाया है क्योंकि टोटल 12 लेने थे। नेक्स्ट है देखो पेड इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हमने पे किया है। यहां पर सोचने वाली बात है, इनकम टैक्स कौन पे करता है? इनकम टैक्स पे करता है पर्सन। इनकम टैक्स पे करता है एक पर्सन। कॉर्पोरेट टैक्स होता है इसके लिए, लेकिन
हालांकि ये हमारी सोल ट्रेडर की है, तो इस केस में हमारे लिए दोनों ही ऑप्शन खुले हैं कि हम इसे एज ए ड्राइंग मान करके दिखाएं या फिर एज ए उसी का टैक्स मानते हुए दिखाएं। तो आपकी बुक में क्या दिया गया मैंने नहीं चेक किया, लेकिन जहाँ तक नॉलेज है मेरी, आपकी बुक में ये दिया गया होगा ड्राइंग। बाकी देख लो एक बार, अगर एग्जाम्पल में ऐसा कुछ आता है तो। नहीं ऐसा इनकम टैक्स देखो, फिर हमें क्लैरिफिकेशन देनी होगी आपको। नोट्स जब आप बनाओगे नीचे, नोट्स अकाउंट्स के नोट या एक्सप्लेनेटरी नोट्स आप जब देते हो, तो उस केस में आप लिखोगे कि हमने इनकम टैक्स को एज ए ड्राइंग ट्रीट किया है और फिर आपने जर्नल एंट्री की है। उस केस में आपके क्वेश्चन को कोई भी गलत नहीं कह सकता। हिंट में दे रखा है ना ड्राइंग मानेंगे, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इनकम टैक्स बेसिकली एक पर्सन की इनकम के ऊपर पे किया जाने वाला टैक्स है, तो इसीलिए इसको क्या माना जाता है, ड्राइंग। ये हम मानते हैं कि बिजनेस के ओनर ने ही पे किया है अपना टैक्स, तो ये ड्राइंग होगी। ये कब की है, 16 की। अब हमारे पास ड्राइंग है और कैश है, दो अकाउंट है कि नहीं है। ड्राइंग कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। ड्राइंग क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। कितना है, कितना पे किया है, 5600 टू कैश 5600। ये एंट्री हो जाएगी आपकी टैक्स पेमेंट के लिए, इनकम टैक्स पेमेंट के लिए। नेक्स्ट एंट्री, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम सोहन एंड सेंट टू बैंक। हमने सोहन से चेक रिसीव किया है और उसे बैंक में भेज दिया। सोहन से 8000 टोटल बकाया थे, 7800 का चेक है, 200 रुपये हमने क्या किए हैं, डिस्काउंट अलो किए, अलग अलग आपको दे रखी है। तो उसी दिन चेक रिसीव किया, उसी दिन बैंक में भेज दिया। एंट्री क्या करते हैं डायरेक्टली, बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों हो रहा है पता है ना, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है क्योंकि ये पर्सनल नेचर का अकाउंट है और डेबिट द रिसीवर करते हैं ना, तो पैसे रिसीव कौन कर रहा है हमारी तरफ से, बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट कितने रिसीव कर रहा है, 7800। अब उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट है, इसमें डिस्काउंट अलाउड, हमारे लिए एक्सपेंसेस है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, तो इसीलिए क्या होगा, डेबिट, डिस्काउंट अलाउड 200। उसके बाद क्रेडिट क्या होना है, टू सोहन। गिवर कौन है, सोहन। क्रेडिट द गिवर 8000 का उसका हिसाब चुकता हो गया कि नहीं हो गया। ये एंट्री हो जाएगी आपकी जो हमारी ट्रांजैक्शन हुई है 20 अप्रैल को। उसके बाद 21 अप्रैल को, ये वाली रफ कर दूं अब, फर्स्ट अप्रैल को विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस और फॉर प्राइवेट यूज, दोनों तरीके के लिए हमने विड्रॉ किए हैं। बैंक से पैसा निकाल रहे हम, बैंक पर्सनल अकाउंट है और क्या है, गिवर है कि नहीं है, पैसा देने वाला है। एक तरफ बिजनेस में पैसा आ रहा है, एक तरफ डायरेक्टली मालिक के पास पैसा जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा, जो पर्सनल यूज के लिए निकाले वो ड्राइंग मानी जाएगी उसकी। ड्राइंग, कैश और बैंक, ये तीन अकाउंट हमारे पास, कैश रियल अकाउंट है और ये पर्सनल अकाउंट है। तो इसी के रूल फॉलो करते हुए डेबिट द रिसीवर, ड्राइंग के लिए हम किसे कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो सबसे पहले ड्राइंग को डेबिट किया जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। अब इस केस इसमें एक ही दिन में दो ट्रांजैक्शन है और एक कॉमन अकाउंट है, हम कंपाउंड एंट्री करने वाले हैं। ड्राइंग अकाउंट डेबिट कितना, ड्राइंग है प्राइवेट यूज के लिए 4000 है, 6 नहीं इसमें 4000 है। जो हमने प्राइवेट यूज के लिए निकाले वही ड्राइंग होगा। ऑफिस यूज वाला तो हमारे पास कैश आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ड्राइंग तो सिर्फ वो है जो वो लेके गया अपने प्राइवेट यूज के लिए, वो हम ड्राइंग मानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कैश अकाउंट डेबिट, जब हम बैंक से पैसा निकालेंगे तो हमारे पास नगद ही आएगा, बिजनेस में हमारे पास आ रहा है, रियल अकाउंट आ रहा है, तो क्या होगा, डेबिट 2000 टू बैंक। ये पैसा दे कौन रहा है, गिवर कौन है, बैंक 6000। ये एंट्री होगी आपकी इस ट्रांजैक्शन के लिए। कंफ्यूजन हो इसमें कुछ,
नेक्स्ट देखो फिर, सेंट ए चेक टू एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। एक्स को हमने एक चेक दे दिया उसकी अकाउंट के फुल सेटलमेंट के लिए। अब एक्स को कितने देने थे? 5000। हमने चेक दिया है 4900 का। इट मीन्स हमने डिस्काउंट रिसीव कर ली 100 की। तो हमारे पास अकाउंट कौन कौन से होंगे? डिस्काउंट रिसीव्ड और मोहन और बैंक। हो गए कि नहीं हो गए? जब हम चेक दे रहे हैं तो ये तीनों अकाउंट हो गए हमारे पास। मोहन पर्सनल, बैंक पर्सनल, ये नॉमिनल। मोहन चेक रिसीव करने वाला है, रिसीवर हो गया मोहन। बैंक पैसे देने वाला है, चेक देने वाला है, ये गिवर हो गया। और ये नॉमिनल है, हमारे लिए इनकम है, हमें 100 रुपये कम देने पड़ेंगे, हमारे लिए गेन है। तो ये गेन है हमारे लिए। गेन को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। और गिवर को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। और रिसीवर को हम क्या करते हैं? डेबिट। रूल लग गए, एंट्री कर दो। मोहन अकाउंट डेबिट कितने से? टोटल 5000 देनी थी उसकी। एक्स है क्या ये? चलो फिर एक्स का अकाउंट होगा ये मोहन की जगह, आप पहले ही बता देते हैं। एक्स का अकाउंट तो एक्स आ जाएगा यहाँ पर, एक्स अकाउंट डेबिट। उसके बाद टू डिस्काउंट रिसीव्ड 100 रुपीज और टू बैंक अकाउंट 4900 रुपीज़। ये एंट्री हो जाएगी आपकी नेक्स्ट इस ट्रांजैक्शन के लिए। उसके बाद आपको बताया जाता है चेक ऑफ सोहन रिटर्न बाय द बैंक एज डिसऑनर्ड। जो चेक हमने सोहन से रिसीव किया था वो बैंक ने लौटा दिया हमें, डिसऑनर हो गया। तो सोहन से जो चेक हमने रिसीव किया था उसके लिए एंट्री देखो हमने क्या कर रखी है। नहीं, ये तो बैंक में डिपॉजिट करवाए थे डायरेक्टली। ये वाली एंट्री है सोहन से जब हमने चेक रिसीव किया है उसके लिए एंट्री ये है। तो हमने सेम डे डिपॉजिट किया था तो एंट्री ये हो गई थी। अब इसकी क्या करनी है? रिवर्स एंट्री। वैसे मैंने आपको बताया था ओरिजिनल एंट्रियां क्या होती हैं जब चेक डिसऑनर हो जाता है। तो ओरिजिनल एंट्री क्या होगी? देखो 2 एंट्रियां होनी है उस दिन। जैसे ही डिसऑनर हो गया बैंक आपको चेक क्या कर देगा? वापस कर देगा। आप क्या रिसीव करने वाले हो? चेक। आपके पास चेक आ रहा है, चेक रियल अकाउंट है, चेक इन हैंड अकाउंट आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। टू गिवर कौन है? बैंक। एक एंट्री आपको ये करनी है उसी दिन को जिस अमाउंट से है। बैंक के पास अमाउंट कौन सा था? बैंक के पास अमाउंट था 7800। इस अमाउंट से आप एंट्री कर दोगे। दिख रही है ना? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे इसमें? 7800 से ये एंट्री आप कर दोगे। दूसरी एंट्री आपको क्या करनी है? ये वाला चेक आप अपने पास भी नहीं रखोगे। किसको दोगे? जहां से आया था सोहन को दोगे। तो यहां पर सोहन और चेक 2 अकाउंट है हमारे पास, और तीसरा डिस्काउंट भी उसने ले ली थी। तो ये डिस्काउंट भी हम क्या कर लेंगे? वापस ले लेंगे उससे। सोहन अकाउंट डेबिट हम करेंगे कितने से? टोटल जिससे उतने लेने थे 8000 लेने थे, 8000 से डेबिट करेंगे। टू हम क्या करेंगे? चेक इन हैंड कितने का था? चेक इन हैंड तो हम दे रहे हैं उसे 7800 का। टू डिस्काउंट रिसीव्ड जो हमने रिसीव की थी, नहीं डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट जो हमने अलाउ की थी अब वो क्या हो रही है? कैंसिल हो रही है 200 रुपीज़ की। अब ये दोनों एंट्रियाँ आपको करनी है सेम ही डे को दोनों एंट्रियाँ आपको करनी है। तो यहाँ पर देखो चेक इन हैंड कॉमन है कि नहीं है? एक बार डेबिट हो रहा है, एक बार क्रेडिट हो रहा है। तो इन दोनों को कैंसिल करके अब जो बच गया वो एंट्री आप कर दो। तो वही हमें अभी करनी है। बस क्या गया देखो? सोहन अकाउंट डेबिट। तो एंट्री अब हम क्या करने वाले हैं? सोहन अकाउंट डेबिट कितने से? 8000 से। ये वाली कंप्लीट। इसमें अब और क्या रह गया? टू डिस्काउंट अलाउड 200। और ये वाली अब कंप्लीट है। इसमें क्या रह गया था? टू बैंक। तो आप ये वाली एंट्री कर सकते हो टू बैंक 7800। ये तो ओरिजिनल अगर रूल के अकॉर्डिंग आप चलते हो, अदरवाइज इसकी रिवर्स हमने की है, देख लो इसकी रिवर्स एंट्री है कि नहीं है ये। तो अगर आप डायरेक्टली रिवर्स भी कर सकते हो, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप कंसेप्ट समझो। हो गया क्लियर? अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो। दिनेश was declared insolvent and a payment of 60 paisa in rupees received from his estate
दिनेश क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, उसका दिवालिया निकल गया। दिनेश हमारा हो गया इंसॉल्वेंट। दिनेश देखो हमारा डेटर मिलेगा, है कि नहीं डेटर? दिनेश से 14,000 हमें लेने हैं। अब वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया और उसके हमें 1 रुपए के बदले में 60 पैसे मिलने वाले हैं उसकी संपत्तियां बेचकर। तो टोटल उससे कितने लेने थे? 14,000। अब एक इक्वेशन के थ्रू मैं बता देता हूँ, डायरेक्टली मैथ्स के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। अगर हमें 1 रुपया लेना हो तो हम रिसीव कर सकते हैं 60 पैसा। अगर हमें 14,000 लेने हो तो 60 इंटू में 14। देखो अगर वैसे तो हमारी ये होती है 100, अगर हो तो हमें मिलेंगे 60 रुपीज़, और अगर 1 रुपीज़ हो तो हमारे 60 डिवाइड बाय 100 ऐसे करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी इक्वेशन आती तो हमें यहीं दे रखी है, 1 का तो हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो जितने के लिए हमें चाहिए उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 60 ये पैसा है, 14,000 रुपीज़ है, तो 60 पैसे से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसको भी या तो पैसे में कन्वर्ट कर दो या इसको रुपये में कन्वर्ट कर दो। डायरेक्टली आप निकालो इसका 60%, कितना आ गया? 60% ये आ गया आपका 10,200 आ गया ना, ऐसा तो नहीं है, 8,400 आएगा, 8,400 आएगा 60%। कैलकुलेशन के मामले में आप बात नहीं दे सकते मुझे। नेक्स्ट जो हमारा इसकी 8,400 हमें रिसीव होगा उसकी संपत्तियों से। दिनेश हमारा क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। जब इंसॉल्वेंट हो गया तो हम उसे क्या बनाएंगे? बैड डेट्स। जब बैड डेट्स बनाएंगे तो एंट्री क्या करेंगे? बैड डेट्स भी है हमारा एक अकाउंट। एक अकाउंट हमारे पास किसका है? दिनेश का भी है। एक अकाउंट हमारे पास कैश का भी है कि नहीं? तीनों अकाउंट्स हो गए कि नहीं हो गए मुझे बताओ। कैश हमारे पास आएगा कितना? 8,400। दिनेश का खाता कंप्लीट हो जाएगा 14,000 का। बैड डेट्स हमारे कितने हो जाएंगे? इसमें से 8,400 लेस कर देंगे तो ये रह जाएगा हमारा 5,600। 5,600 हमारे डूब गए। अब इसको हमें रिकॉर्ड करना है। बैड डेट्स हमारा क्या है? नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, हमारे लिए लॉस है, डेबिट होगा। दिनेश क्या है? पर्सनल नेचर का अकाउंट है और गिवर है, क्रेडिट होगा। कैश रियल नेचर का अकाउंट है, रिसीव कर रहे हैं, डेबिट होगा। एंट्री क्या करते हैं फिर बताओ शाबाश? कैश अकाउंट डेबिट कितना? 8,400। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 5,600 और टू दिनेश 14,000। ये एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट देखो आप, बैंक अलाउड इंटरेस्ट। बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया 350 रुपये, 350 रुपीज़। हमने रेंट पे किया चेक से 1,500 और हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे किए चेक से 500। अब इनके लिए एंट्री क्या होगी? शाबाश आप बताओगे मुझे। क्या कोई कंफ्यूजन है तो बताओ फटाफट। हैं? इकट्ठे एंट्री बता देंगे, कंपाउंड एंट्री कर दें। एक ही डे को हो रही है 30 को। बैंक ने हमें इंटरेस्ट अलो किया। यहां पर क्या है? बैंक अकाउंट है। अगर हमें इंटरेस्ट अलो करता है बैंक, इंटरेस्ट भी एक अकाउंट हो गया कि नहीं हो गया? इंटरेस्ट हमारी क्या है? इनकम है कि नहीं? क्योंकि जमा पर ब्याज हमें मिल रहा है। इनकम है तो क्या होगा? क्रेडिट। बैंक हमने क्यों लिया है? बैंक में हमारा पैसा जमा है, बैंक में इंटरेस्ट जमा होना है। बैंक क्या होना है फिर? रिसीवर कौन है? बैंक। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लेकिन इस केस में गिवर की हमें जरूरत ही नहीं है, हमें तो जो इनकम है वो दिखानी है। तो यहां पर डेबिट क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट।
₹350 टू इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, जो हमारे डिपॉजिट है ना बैंक में उसके ऊपर इंटरेस्ट हमें मिला है, तो इंटरेस्ट भी आप लिख सकते हो या फिर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट भी आप लिख सकते हो। 350 ये वाली एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट डिपॉजिट होने के लिए। नेक्स्ट जो आपको बताया जाता है, आपने रेंट पे किया है चेक के थ्रू 1500 का, रेंट क्या है, एक्सपेंसेस है, पे किससे आप कर रहे हो, चेक से। दूसरा खाता जो अफेक्ट होने वाला है वो कौन सा है, बैंक। यहाँ पर बैंक क्या है, गिवर है, क्रेडिट होगा, एक्सपेंसेस है, डेबिट होगा, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। तो रेंट अकाउंट डेबिट कितना 1500 टू बैंक अकाउंट कितना 1500। अब नेक्स्ट देखो, हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे किए हैं चेक के थ्रू, रेंट के समान ही हमारे पास क्या है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एक अकाउंट है, वो भी एक्सपेंसेस है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, डेबिट होना है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कितना 450 रुपीज़, सॉरी 450 रुपीज़, 500 है, 500 रुपीज़ कहाँ से दिया है, बैंक से। टू बैंक होना है, पहले लिख रखा है, इसमें अमाउंट बढ़ा दो, कंपाउंड एंट्री होगी कि नहीं होगी, तो ये एंट्री आप कर दोगे लास्ट ट्रांजैक्शन के लिए। बताओ इसमें प्रॉब्लम कहाँ थी, तो फिर आपने किया ही नहीं था, कौन सी एंट्री नहीं आई, चलो किया था तो दी बेस्ट है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, इसमें हमारे नेक्स्ट क्या है, बैड डेट्स रिकवर। अगर हमें बैड डेट्स रिकवर हो जाते हैं तो उस केस में आप क्या करोगे, ये हमने जैसे अभी एंट्री तो मैंने रफ कर दी, बैड डेट्स जब मैंने बनाए थे तो एंट्री क्या हुई थी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हुआ था टू जिसको हमने बैड डेट्स में डाला था, जैसे हमारा क्या था, मोहन था या दिनेश था, जो भी था, ये एंट्री हमने की थी। अब बैड डेट्स हमारे लिए लॉस है, जब ये रिकवर होगा हमारे पास क्या आएगा, कैश। बैड डेट जब भी रिकवर होगा, एक तो कैश का अकाउंट होगा, दूसरा अकाउंट बैड डेट्स रिकवर। ये बैड डेट्स था, बैड डेट्स रिकवर हम लिख देंगे, तो एंट्री क्या कर दोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर। क्या मुश्किल है, तो बैड डेट्स रिकवर के लिए आप एंट्री कर लोगे इजीली। पहले बैड डेट्स के लिए एंट्री होगी, फिर बैड डेट्स रिकवर के लिए एंट्री होगी। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अदत्त व्यय हिंदी में जिसे बोलते हैं, कौन से, जिनकी पेमेंट अभी भी हमें करनी है, हमने की नहीं है, पेमेंट जिनकी क्या हो चुकी है, ड्यू हो चुकी है, बट नॉट पेड। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, वो एक्सपेंसेस हमारे क्या हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जैसे हम खाते बंद करेंगे 31 दिसंबर को, और दिसंबर की जो सैलरी है वो हमारी 31 दिसंबर को ड्यू हो जाती है कि नहीं हो जाती, पेमेंट हम करते हैं नेक्स्ट मंथ में, तो 31 दिसंबर को खाते बंद कर रहे हैं, तो ये हमारी दिसंबर वाली सैलरी क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है कि नहीं है। बिजनेस के लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, जो हमें इसी साल पे करनी थी, जिस साल के लिए हम अकाउंट बना रहे हैं, लेकिन हम पे नहीं करते, हम उसे आने वाले साल में पे करेंगे, तो वो हमारे लिए क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। ये हमें इसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखानी है, पूरी शो करनी है हमें, चाहे हमने पे करी हो चाहे ना पे करी हो, है तो इसी साल का एक्सपेंसेस, तो इसी साल की इनकम में से हमें लेस करना, तभी हमें पता चलेगा कि इस साल का टोटल प्रॉफिट हमारा कितना हुआ है। तो ये हमारा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इशिता कौन है अभी, इसी का जाओ। नेक्स्ट है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आपको पता चल गया क्या है, एंट्री हम बाद में करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से होंगे, जो पहले ही आपने पे कर दिए, जिनका बेनिफिट आप आने वाले साल में लेने वाले हो। प्रीपेड जैसे आपका नंबर प्रीपेड है कि पोस्टपेड है, आपका मोबाइल नंबर जो आप यूज कर रहे हो, पेमेंट आप पहले करते हो, सर्विसेज आप बाद में लेते हो, प्रीपेड है।
सेम इसी तरीके से अगर दिसंबर की सैलरी के साथ साथ जनवरी की सैलरी भी दे दे हम, जैसे 31 दिसंबर को खाते बंद करने, 31 दिसंबर 2020 को हमें खाते बंद करने, दिसंबर की सैलरी के साथ साथ दिसंबर में अगर हम जनवरी की सैलरी भी दे दें तो जनवरी तो अगले साल आने वाला है, ये अगले साल का खर्चा है। तो ये हमारा क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हमने पहले ही पे कर दिया। ये अगले साल के नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि ये अगले साल का खर्चा है। तो इस साल के जो एक्सपेंसेस है उसमें से प्रीपेड एक्सपेंसेस हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हमारे इस साल का खर्चा दिया हुआ उसमें ऐड करते हैं। एंट्रियां हम करेंगे इनके लिए, दोनों के लिए अभी कर देते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि सैलरी अगर हमें दिसंबर की देनी है, हमने नहीं दी, तो एंट्री हम क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट। अगर हम दे देते तो टू कैश लिख देते, दे देते तो हम दे ही नहीं गए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है, और एक तरीके का उधार दे रहे हैं हमें, वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, उन्होंने सर्विसेज दी दिसंबर की और हम पेमेंट अब तक नहीं कर रहे उनको, तो उनका उधार है कि नहीं हम पर। तो क्या है, यहां पर हम क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये एंट्री होगी आपकी आउटस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। प्रीपेड के लिए आप क्या करोगे, जैसे आपने सैलरी पे कर दी, सैलरी अकाउंट डेबिट, आपने टोटल पे कर दी, दिसंबर की बनती थी 5000, आपने टोटल पे कर दी 10,000। कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 10,000 गए आपके खाते से। एक तो आप एंट्री ये कर दो और फिर आप दूसरी एंट्री कर दो प्रीपेड सैलरी के लिए। प्रीपेड सैलरी के लिए आप एंट्री क्या करोगे, प्रीपेड सैलरी हमारी क्या है, एसेट है कि नहीं है। जब एसेट इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं उसे, डेबिट। तो प्रीपेड सैलरी क्या होगा, डेबिट होगा। टू सैलरी, यहां से हम क्या करेंगे, फिर एंट्री क्या बनेगी, सैलरी हमारा एक्सेस डेबिट हो गया कि नहीं हो गया 5000 से, इसको हमें क्रेडिट भी तो करना है। तो हम एंट्री क्या करेंगे, प्रीपेड, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट 5000 से ये एंट्री कर देंगे। तो अगर हमने ये वाली एंट्री कर रखी है तो हम एंट्री करेंगे ये वाली, ठीक है। और अगर हमने ये वाली एंट्री करी नहीं हुई है तो हम क्या कर सकते हैं, चलो उसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप, रहने दो, इतना एडवांस नहीं लेके चलता मैं आपको, यही कर देना आप, यहाँ तक ही सीमित रखो अपने आप को, आगे आने वाली क्लासेस में आप वो भी जान पाओगे। आगे समझ में, प्रीपेड के लिए और आउटस्टैंडिंग के लिए एंट्री क्या होगी, कर सकते हो अच्छे से। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डेप्रीसिएशन, ये 3 टॉपिक और रह गए आपके। डेप्रीसिएशन कल भी बता चुका हूं मैं, बताया था कि नहीं बताया था। डेप्रीसिएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, हमारे लिए लॉस है, इसको हमने क्या करना है, डेबिट। जिस एसेट के ऊपर लग रहा है, जैसे मशीनरी के ऊपर लग रहा है, रियल अकाउंट है, उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसे हमें क्या करना है, क्रेडिट। तो दोनों तरीके के रूल आपको ध्यान में रखने होंगे, उसका अकॉर्डिंग ये एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। जिस एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लग रही है उस एसेट्स का आपने नाम लिख देना है, ये एंट्री होगी डेप्रिसिएशन के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें प्रोवाइड करना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है कि नहीं है, हमें देना है, कैपिटल ओनर ने हमें दे रखी, उसके ऊपर हमें ब्याज देना है, हमारे लिए एक्सपेंसेस है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, डेबिट होगा। हम कैश नहीं देते, ओनर को कैश हम तब देंगे जब हम बिजनेस बंद कर रहे हैं, ओनर को तब तक हम कैश नहीं देते, जो उसे देना है हम उसका क्या करते हैं, उसकी कैपिटल में ऐड कर देते हैं। तो इसके लिए एंट्री देखो क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको समझ में आ गया कि हमें क्या करना है, नॉमिनल अकाउंट है और एक्सपेंसेस है, तो इसे तो हमें क्या करना है, डेबिट करना है। तो एंट्री हमारी क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब टू क्रेडिट अगर हम कैश देते तो टू कैश कर देते, एंट्री बिल्कुल इजी थी, लेकिन हम यहां पर करेंगे टू कैपिटल अकाउंट,
कैपिटल अकाउंट हम क्यों करेंगे? क्योंकि हम बिजनेसमैन को पैसा तभी देते हैं जब हम बिजनेस क्लोज कर रहे हैं, तभी उसका हिसाब किया जाता है। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी उसका बनता है क्लेम, उसका कैपिटल में ही ऐड कर देते हैं। हम ये मानते हैं कि जैसे वो अपनी कैपिटल के लिए कैश और ले आया, हम एंट्री क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट करते हैं कि नहीं करते? तो ये इंटरेस्ट वाला पैसा हम ये मानते हैं कि उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उसका बनता है वो एज ए कैपिटल उसकी ट्रीट हो जाएगा। तो ये वाली एंट्री होगी टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसने बिजनेस को दे दिया कि नहीं दे दिया? वो गिवर है, तो कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। आ गया समझ में? इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारे लिए क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम लेंगे उससे, बिजनेसमैन से, तो ये हमारे लिए क्या है? इनकम है। इनकम है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, तो इसे हमें क्या करना है? क्रेडिट करना है। अगर हम कैश रिसीव कर लेते तो हम क्या करते? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये एंट्री कर देते, बात ही खत्म थी। लेकिन वो क्या कहता है कि जब तुम मुझे देते नहीं तो मुझसे लोगे कैसे? मेरी कैपिटल में से काट लो। तो जब उसकी कैपिटल में से काटेंगे तो यहां क्या कर देंगे? कैपिटल अकाउंट आपकी बुक में एक और चीज भी हो सकती है। अब कैपिटल और ड्राइंग को लास्ट में एडजस्ट किया जाता है। सबसे पहले जब हम अकाउंटिंग करते थे तो हम कैपिटल अकाउंट यूज करते थे, लेकिन आजकल जो ट्रेंड आ गया है, आप इसकी जगह वर्ड यूज करते हो ड्राइंग। हम ये मानते हैं कि ये पैसा भी उसने अपने पर्सनल यूज के लिए ले रखा है, और ये सबसे लास्ट में कैपिटल में से एडजस्ट होगा। तो दोनों में से कोई भी एंट्री आप करो गलत नहीं है, चाहे आप कैपिटल अकाउंट डेबिट करो, चाहे आप ड्राइंग अकाउंट डेबिट करो। आजकल ट्रेंड ड्राइंग अकाउंट का चला हुआ है, ठीक है? एंट्री आई है समझ में? कर सकते हो? ये थी आपकी स्पेशल एंट्रियां, इन पे बेस हम आपको दिए गए हैं, ये आपको खुद सोल्व करने हैं।